कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में कृषि का टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? कृषि चल रही थी। और कृषि में हम कृषि के प्रकारों को पढ़ चुके थे। इसके अलावा शस्य प्रारूप हमने कृषि का पढ़ लिया था। कृषि के भौगोलिक वर्णन को पढ़ रहे थे हम, कृषि की प्रमुख फसलों के भौगोलिक विवरण, और एक एक करके हम सारी फसलों को पढ़ चुके थे, चाहे वो खाद्यान्न फसल हो या पेय फसल हो या व्यापारिक फसल हो, वाणिज्यिक फसल हो, तमाम फसलों के बारे में हमने पढ़ा। अब लास्ट फसल थी, वो थी तिलहन। क्या थी? तिलहन। तो देखो, तिलहन में एक जगह लिखा दिया कि तिलहन में जैसे प्रमुख फसलों में सरसों है। क्या है? सरसों है। तिलहन में मूंगफली भी प्रमुख फसल है। तिलहन में सोयाबीन भी प्रमुख फसल है। दाल में मूंगफली प्रमुख फसल है। तो तिलहन में सबसे महत्वपूर्ण मैंने लिखाया कि तिलहन हमारे देश में तिलहनी फसलों की, तिल भी तिलहन में आता है। तिल जो हमारी खरीफ की फसल है, यहाँ बोई जाती है तिल। हमारे देश में तिलहनी फसलों की कृषि प्राय अनुपजाऊ मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में की जा रही है। अनुपजाऊ मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में की जा रही है। रबी एवं खरीफ दोनों समय में तिलहनों की फसलें, तिलहन की कृषि की जाती है, क्योंकि सरसों तिलहन की फसल है, तेल निकाला जाता है। तो सरसों रबी की फसल है, रबी की फसल है सरसों, रबी के मौसम में बोई जाती है। वहीं तिल है, तिल से भी तेल निकाला जाता है। तो तिल है वो खरीफ की फसल है। मूंगफली है वो खरीफ की फसल है, मूंगफली से भी तिल निकाला जाता है। तो मूंगफली किसकी है? खरीफ की फसल है। इसलिए रबी एवं खरीफ दोनों समय में तिलहनों की कृषि की जाती है। तिलहनों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य। सबसे ज्यादा तिलहनी फसल कहाँ बोई जाती है? मध्य प्रदेश में। वैसे तिलहनों में सरसों की बात करें तो सरसों भी तिलहन फसल है। सरसों में हमारा राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरसों के मामले में हमारा राजस्थान भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और मैंने तिलहनी फसलों का एक विवरण दे दिया आपको कि तिलहनी फसलें जिसमें मूंगफली हो, तिल हो, सरसों हो, ये सब तिलहनी फसल है। जिनसे तेल निकाला जाता है वो तिलहनी फसल कहलाती है, ये ध्यान रखना है। तो तिलहन हमारे देश में तिलहनी फसलों की कृषि प्राय अनुपजाऊ मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में ही की जा रही है। रबी और खरीफ दोनों समय में तिलहनों की कृषि की जाती है। तिलहनों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य। तिलहनों में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। अब यहाँ देखो खरीफ और रबी, तो रबी भी है और खरीफ भी है। तो जैसे रबी में जैसे मैं बता दूं, जैसे रबी की फसल सरसों है, ठीक है ना? रबी की फसल सरसों है। और खरीफ की फसल मूंगफली है, मूंगफली, तिल। ये कब बोए जाते हैं? खरीफ में बोए जाते हैं। तो मूंगफली और तिल कब बोए जाते हैं? खरीफ में बोए जाते हैं। जैसे रबी में क्या बोई जाती है? सरसों बोई जाती है। रबी में क्या बोई जाती है? सरसों की फसल बोई जाती है। तो इन फसलों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। सबसे ज्यादा क्या होती है? तिलहनी फसलें मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा तिलहनी फसलें होती हैं। तो ये अंतिम फसल थी तिलहनी फसलें। इससे पहले मैं बता चुका था तुमको सारी फसलों को भौगोलिक विवरण, ठीक है ना? अब बात करेंगे मसाले। इसके बाद मसाले जो फसलें होती हैं, मसाला भी हमारे यहाँ भारत में अंग्रेजों के काल से मसाला बोते आ रहे हैं। हम यहाँ तक अंग्रेज या ब्रिटिश काल में मसाले यहाँ से निर्यात भी करते थे। क्या करते थे? निर्यात भी करते थे। मसालों में अग्रणी देश है भारत, ठीक है? तो मसालों के बारे में, भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत है जो विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक। समझ गए कि हमारा जो भारत है मसालों में काली मिर्च है, लौंग है, लाल मिर्च है, समझ गए, हल्दी है, सौंफ है, जीरा है, ये सब किसमें आएंगे? मसालों में तो आएंगे, ठीक है ना? तो मसाले की जो खेती होती है उसके बारे में बता रहा हूँ कि अंग्रेजों उपनिवेश काल के समय से मसालों में हम अग्रणी रहे हैं। तो भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, इन काम में रहने वाला भी भारतीय है, उपभोग करने वाला भी भारतीय है,
उत्पादक भी भारत ही है और निर्यातक भी भारत है, यानी हम सबसे ज़्यादा मसाले भी खाते हैं, सबसे ज़्यादा मसाले निर्यात भी करते हैं और सबसे ज़्यादा मसाले पैदा भी करते हैं। ठीक है ना। उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत में मसाले की खेती, भारत में मसाले की खेती मुख्यतः केरल तथा कर्नाटक के मालाबार तट पर की जाती है। जो तटीय प्रदेश है, केरल और कर्नाटक दोनों तटीय प्रदेश हैं, तो केरल और कर्नाटक का जो मालाबार तट है, कौन सा तट है, जिसको मालाबार तट बोलते हैं, क्योंकि ऊपर गुजरात, कोंकण तट, कन्नड़ तट और फिर मालाबार तट, तो मालाबार तट पर की जाती है। भारतीय मसाला शोध संस्था, भारतीय मसाला जो शोध संस्था है वो भी केरल में, कहाँ है, केरल में, कनिमोज, केरल, कनिमोज जिला है केरल में, वो भारतीय मसाला शोध संस्था कनिमोज केरल में स्थित है। कहाँ है, केरल में, कनिमोज जिला है केरल के अंदर, वहाँ भारतीय मसाला शोध संस्था, भारतीय मसाला शोध संस्था केरल में है। काले मिर्च के उत्पादन में, कौन सी मिर्च, काली मिर्च के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान, काली मिर्च में केरल का प्रथम स्थान है। काली मिर्च होती है, काली मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है और लाल मिर्च में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान, लाल मिर्च में किसका है, आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। वहीं हल्दी उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान रखता है। ठीक है ना, हल्दी उत्पादन में क्या रखता है, तमिलनाडु प्रथम स्थान रखता है। पुनः एक बार मसालों की बात करें तो भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक है। भारत में मसाले की खेती मुख्यतः केरल तथा कर्नाटक के मालाबार तट पर की जाती है। भारतीय मसाला शोध संस्थान केरल में है। काले मिर्च के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान और लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान। वहीं हल्दी उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान रखता है। ठीक है ना, तो ये मसालों के बारे में थे, ये मसाले। अब इन सारी कृषि को समाप्त होने के बाद हमारे मसालों की बात हो या फिर तिलहन की बात हो या खाद्यान्न की बात हो और या पेय फसलों की बात हो, तमाम फसलों के हमने भौगोलिक विवरण को हमने पढ़ा। अब मसालों की मैं तुमको थोड़े से तापमान और वर्षा बता दूं, वर्षा और तापमान मसालों के बारे में। तो तमिलनाडु प्रथम स्थान रखता है। अब बात करें देखो मसालों के बारे में, तो मसाला में यह लिख देता हूँ, मसाला में अगर बात करें तापमान की, तापमान मसाले की फसल के लिए तापमान बता रहा हूं मैं। तापमान चाहिए 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हर तरह के मसाले होते हैं, तो तापमान इसको 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। मसालों की खेती की बात कर रहा हूं मैं। वर्षा की बात कर रहा हूं, देखो वर्षा, वर्षा की बात करें कि कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो वर्षा में ऐसे है 150 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, अक्सर 600 सेंटीमीटर बारिश नहीं होती है, तटीय प्रदेशों में बारिश होती रहती है। केरल कर्नाटक समुद्र के किनारे, किसके किनारे, केरल कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, दक्षिणी भारत में जो चारों तरफ तीनों तरफ जलीय, दक्षिण भारत में तीन तरफ क्या है, जलीय, इसलिए हम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड मसाले के तापमान। बात करें वर्षा की, तो वर्षा 150 सेंटीमीटर से 600 सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक है। ठीक है ना, तो ये मसालों में मैंने आपको तापमान और वर्षा की बता दी। मिट्टी तो तटीय प्रदेशों में कैसी होती है, डेल्टाई भाग होते हैं या एस्टुअरी वाले भाग होते हैं, वहाँ की मिट्टी चिकनी मिट्टी वहाँ पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है ना, तो ये मिट्टी से संबंधित
बता, तापमान मैंने बता दिया, बारिश आपको मैंने बता दी। अब बात करेंगे इन सारे कृषि को लेकर कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों में सबसे प्रमुख हमारे लिए हरित क्रांति। क्या थी? हरित क्रांति। हरित क्रांति में किन किन फसलों को जोड़ा गया? अब हरित क्रांति इसलिए लाई गई कि फसलों को उर्वरक, रासायनिक खाद्य पदार्थों से किसी भी फसल को बढ़ावा देना। अब खास तौर पर यहाँ चावल और गेहूं में हरित क्रांति लाई गई थी। इन कृषि फसलों को बढ़ावा दिया गया था क्योंकि खाद्यान्न फसलें थी। क्या थी? खाद्यान्न फसल खाने के लिए, और हम जनसंख्या में दूसरा स्थान विश्व में रखते हैं चीन के बाद, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वस्तुओं की आवश्यकता थी, और इस फसल को बढ़ावा देने के लिए हमने हरित क्रांति इन्हीं फसलों में लागू की थी, चावल और गेहूं में, जिनका भौगोलिक विवरण में पीछे बता चुका। अब हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम, इस हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम विलियम गोड द्वारा दिया गया। इसके द्वारा दिया गया हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम विलियम गेड द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम विलियम गेड द्वारा दिया गया। विश्व में हरित क्रांति के सूत्रधार थे नॉर्मन बॉर्लॉग। विश्व में जो हरित क्रांति थी उसके जो सूत्रधार रहे थे वो नॉर्मन बॉर्लॉग रहे। ठीक है। हरित क्रांति शब्द की सर्वप्रथम ये शब्द कौन लेके आया? तो विलियम गेड लेके आए। विश्व में हरित क्रांति का सूत्रधार कौन रहे? तो वो नॉर्मन बॉर्लॉग रहे। अगर भारत की बात करें हम, तो भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार रहे थे एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में कौन रहे थे? एम.एस. स्वामीनाथन। ये भारत में सूत्रधार रहे थे। 1966-67 में भारत में लागू हो गई थी। कब? 1966-67 में इसको भारत में लागू कर दिया गया था हरित क्रांति को। 1966-67 में तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। और उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो हरित क्रांति में के समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। देश में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति लाई गई 1966-67 में इसको लागू किया गया। 1963-64 में बन गई थी। फ्रॉड कमीशन के तहत इसको लागू किया गया था 1963-64 में। 1966-67 से हमारे देश में कार्य कर रही है। इनमें मैं बता दूं प्रमुख रूप से जो फसल जोड़ी गई उसमें चावल और गेहूं को जोड़ी गई। पंजाब से इसका शुभारंभ हुई। देश में प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और उन कृषियों को बढ़ावा भी मिला, चावल और गेहूं को बढ़ावा मिला। आज बड़े जबरदस्त क्षेत्रफल पर चावल और गेहूं की खेती की जाती है, और महत्वपूर्ण भी है जो चीन के पास एक स्थान हम गेहूं और चावल में रखते हैं। तो उन कृषियों को रासायनिक उर्वरक, नई टेक्नोलॉजी, तकनीकी के माध्यम से, नाइट्रोजन, फास्फोरस उर्वरकों के माध्यम से जो खेती को बढ़ावा दिया गया वो हरित क्रांति में दिया गया। ठीक है ना? वो हरित क्रांति में दिया गया। तो हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम विलियम गेट द्वारा दिया गया। विश्व में हरित क्रांति के सूत्रधार नॉर्मन बॉर्लॉग रहे, और भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार एम.एस. स्वामीनाथन रहे। 1966 में इसको लागू की गई। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय इसको लागू किया गया। तो ये थी हरित क्रांति। अब इसके बाद वैश्वीकरण। अब देखो वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव रहा। अब वैश्वीकरण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण। क्या होता है? एकीकरण। यानी हम सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, वस्तुओं के रूप से, विचारों के माध्यम से वैश्वीकरण करते हैं। यानी किन्हीं भी चीजों का आदान प्रदान, हमें कह सकते हैं आदान प्रदान। क्या कह सकते हैं? आदान प्रदान। ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। कोई भी वस्तु, सामग्री, वाणी, कुछ भी हो, उसका आदान प्रदान क्या कहलाता है? वैश्वीकरण।
यानी विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना। क्या करना? एकीकरण। तो वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, वो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव। वैश्वीकरण की बात करते हैं, वैश्वीकरण तो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, अंग्रेजों के समय से हम इससे जुड़े हैं, बट इसको जो लागू किया गया विश्व की अर्थव्यवस्था में वो किया गया 1990-91 में वैश्वीकरण दौर आया। और वैश्वीकरण के दौर में जो विकसित देश थे वो तो आगे बढ़ते चले गए और जो विकासशील देश थे वो प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। तो एक वैश्वीकरण का मतलब मैं उदाहरण देता हूं, जैसे अमेरिका है। अब अमेरिका के अंदर जींस बना दी गई। क्या बना दी गई? जींस पहनने की होती है, जींस टी शर्ट। तो हमें जींस टी शर्ट आज अमेरिका में, कल महीने 2 महीने में भारत में आ जाएगी। हमने क्या की? जींस कहाँ से ले ली? अमेरिका से ले ली, ठीक है ना। कोई चीज़ हमने बनाई वो अमेरिका ने ले ली। तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है, वैश्वीकरण में आ रहा है। कोई भी वस्तु है उसको हमने अमेरिका को दे दिया, अमेरिका की वस्तु हमने ले ली। यानी विश्व पटल पर खुला व्यापार, खुला बाजार, आप कहीं की चीज कहीं भी मंगा सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो। ये वैश्वीकरण का दौर, उदारीकरण कर दिया गया, वैश्वीकरण कर दिया गया, ठीक है ना। उदारीकरण जिसको कहते हैं, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण। तो ये वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखिए वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब समझते हो कि जब अंग्रेजों का काल था, यानी उपनिवेश का मतलब होता है किसी देश के अधीन रहकर कार्य करना, काम करना। अब हम उपनिवेश था, अंग्रेजों के उपनिवेश थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, हम भारत तो आजाद हो गए। तो उपनिवेश काल में ही यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में, भारतीय मसाले विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, यानी उस समय भी आदान प्रदान किए जाते थे। और दक्षिण भारत में इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, और दक्षिण भारत में इनको उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी मसाले की खेती दक्षिण भारत में ज़्यादा की जाती है। केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तटीय प्रदेश है, उनमें ये खेती ज़्यादा की जाती है, तो प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। गरम मसाले आज भी भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। अंग्रेजी व्यापारी भारत में कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित किया गया। अंग्रेजी व्यापारी द्वारा भारत में कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित किया गया। क्यों? क्योंकि कपास से धागा निकाला जाता था। क्या निकाला जाता? धागा। और धागा निकाल के और धागे से वस्त्र बनाए जाते थे, सूती वस्त्र तैयार किए जाते थे। फिर जितनी भी मिलें थी वो इंग्लैंड में थी। कहाँ थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इसलिए यहाँ से जो कपास पैदा की जाती थी, कच्ची सामग्री, कपास पैदा करके कच्ची सामग्री को वहाँ पहुँचाया जाता था इंग्लैंड, और वहाँ धागे से कपड़ा तैयार किया जाता था। क्योंकि वहाँ कंपनी मिलें लगी हुई थी, वहाँ से धागा कपड़ा बनके और वो कपड़ा निर्यात होने के लिए कहाँ जाता था, भारत में आके बिकता था। इसलिए अंग्रेजी व्यापारी भारत में कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित इसलिए किया था कि उनको इससे फायदा था, इससे उनको फायदा था। उन्होंने कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित किया भारत में। कपास खेती की जाए और कपास से रुई तैयार होगी, तो रुई जाएगी, रुई से धागा बनेगा और धागे से कपड़ा बनेगा। और ये सब बनाने की जो कंपनियां थी वो कहाँ थी? इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, बड़ी बड़ी मिलें लग चुकी थी। जब वहाँ कपड़ा तैयार होता था महंगे दामों में भारत में आके बिकता था, तो अंग्रेजों को सीधा उससे फायदा होता था। आकर्षित किया 1990 के बाद। 1990 के बाद में बात कर रहा हूँ संक्षेप में कि ये ब्रिटेन काल से चला आ रहा था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, मसाले, ये सारी वाणिज्यिक व्यापारिक फसलें हैं। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है। विश्व के अन्य देशों में स्पर्धा करने में
असमर्थ। क्यों है? क्योंकि भारत विकासशील देश है, देश विकसित भी हो चुके हैं, असमर्थ है क्योंकि उन देशों में कृषि को, मैं लिख रहा हूं, इसके बाद देखो दोबारा सुन लो, वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोप के व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिणी भारत में इन मसालों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। अंग्रेजी व्यापारी भारत में कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित किया। 1990 में भारत वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, मसाले का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने, विश्व देशों से स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा जिसको बोलते हैं, स्पर्धा करने में असमर्थ है। यहाँ लिख रहा हूं असमर्थ है, इससे आगे क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जा रही है। ठीक है ना? क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता यानी अत्यधिक सहायता सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं वहाँ, इसलिए हम प्रतिस्पर्धा के दौर में पीछे हैं। क्योंकि भारत में वो सारी सुविधाएं, वो सहायताएं किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही जो उन देशों में उपलब्ध की जा रही है, विकसित देशों में। तो इस विकासशील देशों में हम पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये विकसित जो वैश्वीकरण का दौर आया है, इसमें विकसित देश तो और आगे बढ़ गए और विकासशील देश मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के लाभ हानि के बारे में तुम समझ गए कि विकसित देशों को तो ये आगे बढ़ने का अवसर मिला और विकासशील देशों को वैश्वीकरण से पिछड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। इस दौर में विकसित देश जो थे वो तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए और जो विकासशील देश थे वो इस प्रतिस्पर्धा के दौर में पीछे रह गए। वैश्वीकरण के दौर में वही देश आगे बढ़े जिनके पास पूंजी, संपत्ति, नई तकनीकी, नए कौशल, ये तमाम चीजें नई साइकिल से उन चीजों को जिन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की वो देश आगे बढ़े। तो ये आपका कृषि वाला चैप्टर था और ये कृषि वाला चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले चैप्टर की बात कल करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। इसको उतार